नाजरीन को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम, आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। आज हम बात करने वाले हैं किसान आंदोलन पर, मगर पहलू अलग होगा। दोस्तों, बजट पेश किया गया है, वो आपके सामने है। बजट के अलावा इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में जगह जगह पर बड़ी बड़ी पंचायतें हो रही हैं, खाप पंचायतें हो रही हैं। और जो जनता आपको इन पंचायतों में नज़र आ रही है, जो भीड़ नज़र आ रही है, वो मेरे ख्याल से एक तवील मुद्दत के बाद शायद इतनी बड़ी भीड़ जो इकट्ठी हुई हो किसी एक मुद्दे को लेकर। जब पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि ये जो नॉर्थ इंडिया है वो एक तरफ से पूरी तरह खुल के सामने आ गया है और किसानों के समर्थन में नज़र आ रहा है। मगर हमें ये समझना है आज कि क्या ये सिर्फ किसानों का समर्थन है, क्या ये सिर्फ राकेश टिकैत के दो आंसुओं का कमाल है, या फिर इसके पीछे कोई और साइकोलॉजी है। यहाँ एक बात और भी मैं चर्चा में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। राकेश टिकैत ने इन पंचायतों में एक नारा दिया है। नारा है मेरे ख्याल से अभी तक मोदी सरकार को या खुद मोदी को मुख्यमंत्री होने के बावजूद, जब वो ये गुजरात में थे या फिर केंद्र में आए और केंद्र में आने के बाद इन्होंने प्रधानमंत्री पद की कुर्सी को संभाला और दूसरा टर्म भी शुरू कर दिया। मगर इस पूरे दौरान में जब से पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ है नरेंद्र मोदी का, तब से लेके आज तक इतने बड़े जन आंदोलन या जन विरोध का शायद उनको सामना नहीं करना पड़ा है। ये पहला मौका है। इसमें राकेश टिकैत जी की तरफ से एक इस तरह की जो चुनौती दी गई है, शायद ये जहाँ तक हम नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं, हमारा ये मानना है कि उन्हें ये बातें सुनने की आदत नहीं है और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है या उनका एक्ट ऑफ एक्शन है, वो उस तमाम चीज़ों में ये बात बर्दाश्त करने की कुव्वत मुझे नहीं लगता कि मोदी जी में है। और ये बात अगर बर्दाश्त करनी पड़ रही है तो इस वक्त आंदोलन की धार को समझा जा सकता है। ये जो राकेश जी बोल रहे हैं कि जब जब राजा डरता है किलेबंदी करता है, ये दो लाइनें हैं। ये सिर्फ दो लाइनों को आप समझ रहे हैं कि जब जब राजा डरता है किलेबंदी करता है, और जनता में से भी आवाज़ आती है, राकेश टिकैत दोहराते हैं कि जब जब राजा डरता है और जनता कहती है कि किलेबंदी करता है। सवाल ये है कि जनता क्या दोहरा रही है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। राकेश टिकैत ने यहाँ राजा शब्द का इस्तेमाल किया है। भारत में अब मेरे ख्याल से दुनिया में ही बहुत कम रह गए हैं ऐसे देश जहाँ पर राजा है, किंगडम है। यहाँ पर एक डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राजा कह के अगर उसका संबोधन करते हैं यहाँ पर सिंबॉलिकली, तो साफ तौर पर ये एक चुनौती है। ये एक कहा जा रहा है कि अगर वो उनको राजा मान रहे हैं तो ये विरोध करने का जो हक है वो सिर्फ डेमोक्रेसी में होता है। और अगर राजा का राज होता है तो इसको विद्रोह कहा जाता है। इसको बेसिकली बगावत कही जाती है उर्दू में। इसको आप अलग एंगल से आपको इसको समझना पड़ेगा। तो एक तरह से राजतंत्र के विरुद्ध जो विद्रोह होता है इस वक्त इस मोड़ में जो है जनता और राकेश टिकैत या किसान आंदोलन नज़र आ रहा है। शायद ये पहला मौका है और मुझे लगता है कि सदियों में शायद जो है भारत ने इस लेवल के आंदोलन को देखा है जहां पर जन आक्रोश वो इतना फट पड़ा है कि दोनों ही राज्यों में, अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। और पिछले दिनों में जो यहाँ पर जिन्होंने आंदोलन करने की कोशिश की, सड़कों पर निकलने की कोशिश की, चाहे एनआरसी के खिलाफ हो, सीए के खिलाफ हो, या फिर कोई एक्ट किए गए हों उनके खिलाफ, अगर कोई आंदोलन, कोई रैली अगर निकालना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, अगर उसका कहीं विरोध हुआ हो, तो इन तमाम आंदोलनों को दमन के जरिए दबा दिया गया। पुलिस का बड़ा जो है वो पहरा था, टेरर था, जो किसानों को अभी तक देखने को मिल रहा है। जो आपने देखा होगा कि हरियाणा में भी सड़कें जो है वो
खोद दी गई हैं और खंदकें खोद दी गई। उसके बाद भी किसान वहाँ पर पहुँचे। यूपी में भी जगह जगह पर पुलिस ने किसानों को रोकने का काम किया। बड़ौत जो यहाँ पर एक तरह से राकेश टिकैत की इलाके, और इसको कहा जा सकता है कि चौधरी चरण सिंह और राकेश टिकैत के गांव के बीच में अगर कोई पड़ती है जगह तो वो बड़ौत है, और इसको फार्मर्स का सेंटर भी समझा जाता है। यहाँ भी रात को धरने पर बैठे हुए किसानों पर आकर अच्छी खासी लाठीचार्ज पुलिस ने की और वो तंबू वंबू उखाड़ दिए गए। तो मतलब जहाँ जहाँ पर भी आंदोलन हुए उनको अभी तक दबाने की कोशिश की, मगर एक मोड़ आया। उस मोड़ के बाद ये लगा कि तमाम, आपने हिंदी मीडिया को सुना होगा, उस वक्त एंकर खड़े थे और काउंटडाउन शुरू हो चुका था। बस कितनी मिनट रह गई हैं कि राकेश टिकैत को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और यहाँ से आंदोलनकारियों को खदेड़ दिया जाएगा। इस तरह की तमाम लाइव दिखा रहे थे चैनल, और अचानक जो है यहाँ पर इमोशनल होकर राकेश टिकैत कुछ कहते हैं और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में एक रातों रात गांव में पंचायत हो जाती है। ये रातों रात की रिपोर्ट शायद सरकार को भी मिल जाती है, और यहाँ से फिर जो है जो लोग इनको यहाँ से उठाने आते हैं, जो प्राइवेट होते हैं, और जो फिर सरकारी भी फौजें होती हैं यहाँ पर, उनको भी वापस जाना पड़ता है। और यहाँ पर मजबूरी ये अब ये आ पड़ी होती है कि जनता जो है वो, उसमें जो आक्रोश है उसके लिए आप सड़कों पर किले बड़े बड़े खड़े कर देते हैं और आप दीवार बना देते हैं, बिल्कुल परमानेंट स्ट्रक्चर बना के खड़ा कर देते हैं ताकि दिल्ली में कोई एंट्री न कर सके। अब यहाँ पर एक तरफ पूरी तरह से किसानों के आंदोलन को, उस पर जो लाल किला प्रकरण है उसके बाद जनता में अचानक एक माहौल बना दिया गया, और जिस तरह से राष्ट्रवाद का सहारा लेकर इससे पहले के तमाम आंदोलनों को दफन कर किया गया था, उसी के कगार पर यह आंदोलन पहुंच चुका था। और पहुंचने के बाद इस आंदोलन की ये लोगों ने अंदर ही मान लिया था कि इन्होंने गलत किया है, किसानों का काम है झंडा फहराना और ये देशद्रोह है। और जो देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह और राष्ट्रवाद की जो कहानी पिछले एक तवील मुद्दत से 7-8 साल से चलती आ रही है हिंदुस्तान में, जो इस वक्त पीक पर थी, वो अचानक जो है इस आंदोलन को भी खा गई थी। मगर सिर्फ 2 आंसुओं के जरिए जब ये उबल कर बाहर आया आम इंसान का दर्द, जो दमन का दर्द था, दरअसल इस दमन के दर्द ने आम जनता को, जहां तक मैं समझ रहा हूं, देखिए ये सिर्फ राकेश टिकैत के आंसू थे, इसे मत मानिएगा। दरअसल मुझे लगता है कि जो मैं साइकोलॉजी को जो रीड कर पा रहा हूं, लोगों से बातचीत करने के बाद जो निकाल पा रहा हूं, वो ये है, दरअसल ये हुकूमत ने पिछले टर्म में भी और अगले टर्म में भी बहुत सारे वादे किए लोगों के साथ में। वो वादे थे जब कहा कि 50 दिन में मैं वादा करता हूं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, काला धन आ जाएगा। लोग सड़कों पर निकले, लाइनों में लगे रहे, कितनी की शादियां टूट गई, कितनी बारातें टल गई, कितने लोग खड़े खड़े लाइनों में मर गए। मतलब एक पूरी तरह से देश जो है वो लगभग 6 महीने सड़कों लाइनों में खड़ा रहा, और जो अपने ही पैसे निकाल कर वो जमा किए थे और रोज़ खाने का काम किया, 2-2 हज़ार दिए गए, जिसमें उनका दिन भर का खर्चा चलता था। जो वो कमाई करते थे उस काम के बजाय नोट एक्सचेंज कराने में ही लोगों के 4 से 6 महीने निकल गए। ये सूरत हाल जो है वो एक दबा हुआ, अपनी गलती का एहसास फिर भी नहीं हुआ, फिर भी लोग शायद जो है सरकार की बात पर यकीन करते रहे कि चलो ये एक चूक हो सकती है। फिर जीएसटी लागू हो गया। जीएसटी लागू होने के बाद आप ये बात करें कि असरात क्या हुए, तो आपको यहाँ ये भी समझना चाहिए कि इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही थी, जॉब कट हो रहे थे, और जो आपने कारों की कंपनियाँ, ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपने देख रहे थे पूरी तरह के प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई थी, स्टॉक बढ़ गए थे, और प्रोडक्शन को भी कट कर दिया गया था, और नौकरियों की छटनी शुरू हो गई थी। कोरोना तब तक नहीं आया था। बैंक बंद होने शुरू हो गए थे। बॉम्बे में यस बैंक के बंद होने के बाद आपको याद होंगे उस बुजुर्ग के वो आंसू जो एक तरह से आपको भी, आपके दिलों तक वो दर्द पहुंचा पा रहे थे कि किस तरीके से उनकी ज़िंदगी भर की कमाई लूट ली गई है। अब ये बात आप समझिएगा कि वो एक भरोसा था, फिर भी लोगों ने जताया, और उसके बावजूद जो है आगे चलते हुए चीज़ों को आपने देखा, जबकि तमाम दुनिया में जो एजेंसीज़ हैं वो भारत की इकोनॉमी की रेटिंग घटा रही थी। इसका मतलब साफ था कि हम बिना पैंडेमिक के, बिना कोविड-19 के, हम अर्थव्यवस्था को डूबते हुए स्थितियों में ले जा रहे थे, जिसमें सरकार की नीतियों का ही निश्चित रूप से रोल था, क्योंकि तब तक कोई भी इस तरह की आपदा या विपदा नहीं हुई थी। फिर अचानक आ जाता है
ये लॉकडाउन, देखिए लॉकडाउन की बातें और कोरोना की बातें लगभग लोगों को एक भय है, एक समझ भी है, एक किस तरीके से लोगों को घरों में बंद कर दिया गया, कैद कर दिया गया, कारोबार बंद हो गए, बहुत से लोगों के रोजगार बिल्कुल ख़त्म हो गए, जो उनके पास था पूंजी वो खा गए, जॉब कट हो गई है, बेरोजगारी का बुरा हाल है। ऐसी सूरत हाल में जब ये वादे याद आते हैं, जब आप खाली होते हो, अपने घर में बैठे होते हो, तो आपको अपनी गलतियों का एहसास होता है। मुझे लगता है कि इस कोरोना काल में जब लोग अपने घरों पर बैठे, जब लोगों ने आत्ममंथन किया, जब लोगों की उम्मीदें जो लगी हुई थी वो टूटना शुरू हुई, जब उनको पता चला कि वो काला धन हमारे अकाउंट में आने वाला था। मिस्टर रामदेव जो है वो ये कहा करते थे कि एक एक गाँव में इतने पैसे आ जाएंगे कि गाँव पेरिस बन जाएगा, आप स्विट्जरलैंड जैसे आपको गांव नजर आएंगे, इतना काला धन बाहर पड़ा हुआ है। शायद वो आजकल नजर नहीं आते, नजर भी आते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसा बजट जो पेश किया गया है जिसमें किसानों से खरीदा गया माल स्टोर किया जाता है, वो एफसीआई के गोडाउन बेचने निकाल दिए जाते हैं और कह दिया जाता है कि बेचने का सिलसिला शुरू रहेगा। ऐसे में रामदेव जी कहते हैं कि वो ऐसा बजट अगर कोई दुनिया में पेश कर दे तो मैं उसको वोट देता हूँ। तो मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं कि किस कदर की चाटुकारिता है और किस तरह इनकी भाषाएं बदलती हैं। ये आज वो सवाल भूल गए हैं जब करेंसी एक्सचेंज और रिकॉल ऑफ करेंसी के ये नारे लगाया करते थे। किस तरह देश बर्बाद हुआ, अपनी अनएजुकेशन, अपनी इलिटरेसी, अपनी अज्ञानता को ये लोग जो है कितने शौक और कितने शान से जो है कामयाबी बता के आपके सामने पेश करते हैं। देखिएगा कि शायद ये आपको जब पेंडेमिक में आप घरों में बैठे तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये दरअसल हम किन के बहकावे में आ चुके हैं। ना वो काला धन आया, ना गांव पेरिस बने, रोजगार चले गए, बुरा हाल हो चुका है। ये तमाम चीज़ें जो वादे किए गए थे, जब वो वादे पूरे नहीं हुए हैं, आगे के वादे यानी कि आपने कहा कि आप बुलेट ट्रेन देश को देने वाले हैं और देश की जनता को पता चलता है कि ट्रेन ही बेच दी गई है। आप कहते हैं कि किसानों की आमदनी दुगनी की जाएगी, जहां पर किसानों का माल रखा जाता था आप पता चला वो गोदाम ही आप बेचने शुरू कर दिए हैं। तो ये तमाम चीज़ें कि सरकार कहती कुछ आई है 6 सालों में और करती उसके अगेंस्ट आई है। आपने नोटबंदी की कि आप हम गरीबों अमीरों को लूट लेंगे और काला धन इसी के जरिए बाहर से अंदर आ जाएगा, पता चला लोगों की अपनी पूंजी लुट गई। आपने जितनी आपको लगा कि रेल में हम बुलेट ट्रेन में बस यूं गए और 2 मिनट में अपना काम करके आया करेंगे, आपको पता चला रेल ही बिक चुकी है और लगातार उनके किराए भाड़े में बढ़ोतरी हुई है। रेल गई, तेल गया, पूरा इकोनॉमी का खेल गया। बात ये आई कि किसान अब आ गए और पता नहीं इनको किसने बता दिया कि आपके साथ क्या होने जा रहा है। ये शायद किसान समझ भी गए थे, मगर समझने के बाद भी हार चुके थे और हारी हुई बाजी को एक वक्त बस चंद लम्हों ने पलट दिया। मगर ये जनता सिर्फ किसानों के अपने दर्द के लिए पूरी तरह आपको इतनी भीड़ नजर आ रही है, मैं नहीं मानता हूं। दरअसल यहां आत्ममंथन करने की बात यह है दोस्तों कि मुझे लगता है कि लोगों को पुराने तमाम दर्द समझ में आने लगे हैं, तमाम वादों का मंथन लोगों ने करना शुरू कर दिया है और ज़मीनी हकीकत को वो देख रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी की जीडीपी गिरती है तो वो भारत है, अगर सबकी इकोनॉमी ख़राब होती है, बेरोज़गारी बढ़ती है तो वो भारत है। यहाँ इसका मतलब ये होता है कि ये तमाम चीज़ें लोगों के जहन में थी, ये गुब्बारा पूरी तरह से अविश्वास का फूल चुका था और इसको प्रेशर को लीकेज होने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। ये प्रेशर बढ़ता जा रहा था। अचानक राकेश टिकैत की आंखों में से 2 बूंद निकले, यानी कि वहां एक छोटा सा सुराग हो गया और जब ये छोटा सा एक होल हुआ, इस होल में से शायद ये पूरा 6 साल का प्रेशर पूरी तरह से निकलकर बाहर आ गया है और ये आपको सड़कों पर नजर आ रहा है, सरहदों पर नजर आ रहा है। दिल्ली की में सरहदों पर देखिए, देश की सरहदों पर क्या हो रहा है इस पर अलग से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी लोगों को काफ़ी शायद अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इसमें दो राय नहीं है कि चीन भारत के सीमाओं में दखलंदाजी कर रहा है, गांव बना रहा है और हम सिर्फ अपनी दिल्ली यानी दिल्ली में बने हुए प्रधानमंत्री के साथ रेस कोर्स में घर यानी सिर्फ प्रधानमंत्री को महफूज करने के लिए, ताकि वहां तक लोग ना पहुंच सके, जनता ना पहुंच सके, चारों तरफ आप जो है दिल्ली के सूल गड़वा देते हैं, दिल्ली में एंट्री बंद कर देते हैं। इतना भय, इतना डर, इतनी दहशत जो है आपको नजर आने लगती है। तो मुझे लगता है कि ये वक्त जो है वो बदल चुका है और ये हमेशा
होता आया है। मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, ऐसे लोगों की दलील भी नहीं देना चाहूँगा जिनको लोग आने वाले दिनों में ऐसी कोई घटना हो जाए और इल्ज़ाम मुझ पर आए कि मैंने ही कुछ इस तरह का आइडिया दिया था। अलबत्ता इतिहास दुनिया जानती है। एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये वो प्रेशर है सिर्फ किसानों की एमएसपी और ये सिर्फ जो है जो अभी नारे लिए जा रहे हैं उनका नहीं है। दरअसल ये बैकलॉग है पिछले 7 सालों का, और ये बैकलॉग ओवरफ्लो हो चुका था, अब ये फूट के बाहर निकल चुका है। अब शायद ये तूफान बहुत आसानी से ख़त्म होने वाला या रुकने वाला नहीं है, ये किसी न किसी नतीजे पर पहुंचेगा। एक चीज़ अब ये बात तो रही कि ये आंदोलन की जो मैं समझ पाया हूँ इस वक्त तीव्रता, वो आपको बताने की कोशिश की है। अब मैं थोड़ा सा ये बात आपको बता देना चाहता हूँ, आपको भी पता है, अब सरकार को भी बता देना चाहता हूँ, और जो लोग टेलीविज़नों पर बैठ के ज्ञान बांट रहे हैं उनको भी थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। पता नहीं ज़मीर होता है कि नहीं होता है, दोनों में से एक चीज़ नहीं है, या तो ज्ञान नहीं है या ज़मीर नहीं है, सीधी बात है। और जिसके या ज्ञान नहीं या ज़मीर नहीं, दोनों स्थिति में इंसान नहीं तो कुछ और होगा, जो भी होगा वटेवर, अपनी आईना देखें अपने गिरेबान में जाके। भारत की अर्थव्यवस्था में बोलने वाले वो लोग जो इस वक्त शहरों में हैं, कुछ एक्टर भी हैं बेहुदा किस्म के, जिनकी शक्ल भी पता नहीं किसने किस तरीके से बनाई होगी, वो इस तरह की एक्टर वाले शक्ल भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप लोग जानते हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ। एवं ही देखने को मन नहीं करता उनकी शक्लों को, बड़ी बड़ी ज्ञान बांटने लगे हैं वो आजकल लोगों को। एक चीज़ समझिएगा दोस्तों कि ये जो कहा जा रहा है कि किसान तो टैक्स भी नहीं देता है, ये भी कहा जा रहा है कि किसान तो जो है वो उसका हिस्सा पूरा थोड़ा ही है कि किसान, इसमें जो उद्योग हैं, जो इंडस्ट्री है, जो दूसरे को लोग हैं जो शहरों में बड़ा कारोबार कर रहे हैं, वो लोग पैसा कमाते हैं, वो लोग टैक्स देते हैं। वो लोग अगर टैक्स देते हैं तो मतलब वो लोग टैक्स देते हैं तो यहाँ पर जो देश है वो चलता है, सरकार का खर्चा चलता है। ये सब इस तरह की बातें किसानों को कही जा रही है। तो दोस्तों ये बात बहुत ही गलत है, बहुत ही कोरी बकवास है। आपको एक चीज़ बताता चलूं, देखिए, हिंदुस्तान के गांव में पैसा उगता है तभी शहर चलते हैं। कैसे? हिंदुस्तान में हम ऐसी कोई चीज़ भारतीय मैन्युफैक्चरिंग या हमारी ईजाद करता नहीं है जिसको हम विदेशों में भेजें और उसके बदले जो हमको डॉलर या करेंसी मिले, उसके बदले हम अनाज या दूसरी चीज़ों को खा सकें, गुजारा कर सकें, और हम टोटल अपने आप को मुनस्सर कर दें कि हमारा जो भी एक्सपोर्ट होगा, जो भी एक्सपोर्ट हमारा माल होगा, हम उस पर अपना गुजारा कर सकते हैं। जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज़ में जब औद्योगिक क्रांति आई तो औद्योगिक क्रांति के बाद जो है उन लोगों ने काफ़ी डेवलप किया और पूरी दुनिया में, एशिया में, अफ्रीका में, तमाम यूरोप में, अलग जगहों पर उन्होंने एक देश से दूसरे देश अपनी चीज़ों को भेजा और बनाई हुई मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ों को भेजा, और वो पूरी तरह से उसके बदले में वहाँ से दूसरी चीज़ें, चाहे वो मसाले हों, ड्राई फ्रूट हो, अनाज हो, या तमाम चीज़ें ज़रूरत की अपनी एक्सचेंज में लेते रहे। हमारे पास ऐसा क्या है कि हम यूरोप को भेज देंगे, हम अमेरिका को भेज देंगे, हम दूसरे देशों को भेज देंगे। अगर हम बात करें चाइना को, हम मेजर एक्सपोर्ट क्या करते हैं तो सब जानते हैं कि हम यहाँ पर जो है मीट एक्सपोर्ट करते हैं, जो किसान के घर में पलता है, किसान के बच्चे उसका गोबर उठाते हैं, उसको घास खिलाते हैं, पैदा करते हैं, और जब ये जो मीट है चाइना में बड़ी तादाद में जाता है तो उसके बदले हमको जो है डॉलर आते हैं। बाकी हम कुछ बहुत ज़्यादा, अगर कुछ और हम बहुत ज़्यादा भेजते हैं तो हमारा खनन है, जो भारत की ज़मीन में दफन है, जो डिपॉजिट है, जो रियल प्रॉपर्टी है, वो हम उनको भेजते हैं, उसके बदले में हम मैन्युफैक्चर्ड माल मंगाते हैं। ये सिर्फ बात आप ये कहें कि हम यही ख़त्म कर लेते हैं कि हम सिर्फ चीन को ऐसा करते हैं, नहीं दोस्तों, हम लोग जो है यूरोप के साथ भी वही कर रहे हैं, क्योंकि हम इजराइल से या फिर अमेरिका से जो भी हम इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर पार्ट्स हों, प्रोसेसर हों, हाईटेक चीज़ें हों, उनके बदले भी जो हम लोग ज़्यादातर जो इंपोर्ट करते हैं और जो हम उनको भेजते हैं वो किसान से जुड़ी हुई चीज़ है, क्योंकि इन देशों में ये हाई तकनीक, मशीनरी और टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि हम उनसे ज़्यादा हाई बनाकर कुछ नहीं बेच सकते। या तो हमारे लोग जाकर इन किसानों के बेटे और हिंदुस्तानियों के बेटे विदेशों में जाके नौकरी करते हैं, और नौकरी करने के बाद जो वो विस्फोटन करेंसी हमको भेजते हैं, उसके बदले में फिर हम अपनी इंपोर्ट की चीज़ों की पूर्ति करते हैं, या फिर हम ऐसी चीज़ें जो फार्मर के खेत में पैदा होती है उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके बदले में लेते हैं, या फिर हम जो लेबर
हाईटेक जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी, आईटी सेक्टर में हम अच्छा कर रहे हैं, मगर उसको माना जा सकता है कि हम इकलौती एक ऐसी चीज़ है जिसका हम सर्विस पार्ट जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके बदले हमको फॉरेन करेंसी मिल रही है। ये फॉरेन करेंसी इतनी हमको नहीं मिल रही है, इसीलिए आपको इस बजट में कहना पड़ता है कि हमारी रेल खरीद लो, हमारे एफसीआई के गोदाम खरीद लो, हमारे एयरपोर्ट खरीद लो, हमारे जहाज खरीद लो, हमारे कपड़े जो है चड्डी छोड़ के बाकी सब खरीद लो, हमको फॉरेन मनी दे दो ताकि हम अपने खर्चों को पूरा कर सकें, हम डिफेंस सेक्टर में जो करना चाहते हैं वो ला सके, जो हम तेल खरीदना चाहते हैं जो ईरान से थोड़ा बहुत रुपए के बदले मिल जाता था, शायद वो अब कम होने या घटने वाला है, तो उसे भी उसके लिए भी हमको डॉलर चाहिए होंगे। तो वो सब कुछ करने के लिए हमको जो डॉलरों की जरूरत पड़ेगी, आप हमारे देश में आइए, हमारी संपत्ति खरीदिए, हमारी चड्डियां खरीदिए और आप जो है हमको फॉरेन करेंसी दे दीजिए ताकि हम सरकार चला सके। तो ये सूरत हाल होती है। अगर हमारे पास कोई उत्पादन करने की ऐसी सेक्टर होता, जो शहरों में वो लोग जो अपने आप को तीन आने का पाउडर लगा के जो अपने आप को हीरो हीरोइन कहते हैं, वो 3 आने के पाउडर वाले और 2 आने की शक्ल वाले लोगों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये बात तुमको हकीकत मालूम होनी चाहिए कि ये वो किसान हैं जिसके पर पैसे से ये देश चलता है, कैसे चलता है ये। और आखिरी बार समझ लो कि जब ये किसान पर रोजी रोटी चलती है 54% भारतीयों के, 130 करोड़ में से 54% भारतीयों का सीधा रोजगार जो है वो किसानों से जुड़ा हुआ है। और ये जब ज़मीन में पैदावार करते हैं, जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब इनके पास किसानों के पैसा आता है, इन किसानों के साथ काम करने वाले मजदूर हो या इनके साथियों या सहयोगियों या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाने वालों के पास पैसा आता है, तो फिर ये लोग जो हैं तुम्हारी वो टेक्नोलॉजी खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, तुम्हारे एसी खरीदते हैं, तुम्हारे फ्रिज खरीदते हैं। और फिर ये जो एक चेन होती है, जब इनमें से कुछ और बड़े हो जाते हैं, फिर कुछ और, मैंने एक अर्थव्यवस्था के एक प्रोग्राम में समझाया था कि आर्थिक गेम किस तरीके से ऐसे टावर बनाता है और एंड में वो मीनार के तौर पर कुछ लोग बच जाते हैं। मगर ये मीनार बनाने के लिए नीचे से पूरा देश यूं जुड़ के चलता है और तब जाके एक मीनार बनता है। तो कुछ जगह पर बैठे हुए चंद लोगों ये समझते हैं कि तुम लोग जो टैक्स दे रहे हो, तुम लोग टैक्स देने के लायक कभी ना हो अगर ये जमीन में पैदा हुई किसान की खेती ना हो, क्योंकि वहां से हिंदुस्तान में पैसा पैदा होता है। वो पैसा बन के मल्टीप्लाई होना शुरू करता है, सिमटना शुरू करता है और फिर चंद लोगों तक पहुंचता है। ये बात तुम जितना अच्छे से समझ लो उतना अच्छा, किसी टीचर को रख लो तो और अच्छा, सरकार को भी समझाओ तो ज्यादा अच्छा कि देश किसानों का था, अभी तक किसानों का है, आगे किसका होगा मैं नहीं जानता। हाँ, इतना जरूर दोस्तों आपको कहना चाहूंगा कि जो सूरत हाल इस वक्त देश में बनाई जा रही है, बनाई जा चुकी थी कि सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और कम्युनलिज्म और खालिस्तानी और सिखिज्म का जो इस्तेमाल किया गया और राष्ट्रवाद का जो इस्तेमाल किया गया, इस तमाम फार्मूले ने इस देश की जनता पर एक परत मोटी जम को फना होते देखना चाहते थे और खुश होते थे। जैसे मैं एक अभी बजट के बाद एक जानबूझकर मैं एक ठेली पर गया और कुलचे वाले से मैंने पूछा कि भाई जो बड़ा अच्छा बजट पेश किया। हाँ जी, बड़ा अच्छा बजट पेश किया। फिर मैं पूछता हूँ कि भाई जो नोटबंदी की थी वो भी कमाल की थी। तो वो बंदा कुलचे बनाते हुए कहता है बिल्कुल साहब, उसमें कम से कम अमीरों का पैसा तो गया था, लूट गया था, हमको बड़ा सुकून मिला। ऐसी मानसिकता इस देश में पैदा करने का क्राइम किया है जिन लोगों ने। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि एक भारतीय दूसरे भारतीयों को बर्बाद होने पर खुशी मनाता है, उसके चेहरे पर खुशी आती है। एक धर्म दूसरे धर्म को बर्बाद होते हुए देखकर खुश होता है, यहां खुशियां मनाई जाती हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने इस देश में ऐसा माहौल पैदा किया। गैरत आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने ऐसे लोगों का सहयोग किया। और मैं सलाम करता हूं महेंद्र सिंह टिकैत के सुपूत राकेश टिकैत को, जिनके 2 आंसुओं ने सिख, ईसाई और मुस्लिम को इन टावरों की तरह लाकर एक जगह से फिर जोड़ दिया और फिर से खूबसूरत हिंदुस्तान बना दिया। अंजाम कुछ भी हो, जब सब एक कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे तो हम अर्थव्यवस्था को भी जीत लेंगे और नफरतों को भी जीत लेंगे और हिंदुस्तान की सरहदों से टकराने वाले विदेशी ताकतों से भी जीत लेंगे, बशर्ते कि यह माहौल बना रहे। और इस माहौल की विजय हो जब एक अच्छा गुलशन और खूबसूरत हिंदुस्तान हो। दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगे कि मैं अपने आपके साथ कुछ अच्छी बातें की हैं, ये हर हिंदुस्तानी तक पहुँचे। मामला देश का है, मामला हमारे देश की आवाम का है। हम किसी एक मानसिकता को भला बुरा सोच सकते हैं, मगर जब बात देश की हो तो देश सर्वोपरि है, देश सबको बचाना है। आखिरी लफ्ज़ों में ये बात
तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों को ये बात बता दूं, अगर चाइना या पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर कोई बम चलाता है तो गिरने वाला मिसाइल या बम नहीं पहचानता कि सलीम का घर कौन सा है, राजकुमार का घर कौन सा है, करण सिंह का घर कौन सा है, ये जॉन का घर कौन सा है। यानी कि बम गिरा दुश्मन का तो वो हिंदुस्तान पर गिरेगा, हिंदुस्तानियों पर गिरेगा, वो ना हमारा धर्म पहचान के गिरेगा, ना मज़हब पहचान कर गिरेगा। अगर हमें इस देश को बचाना है तो कंधे से कंधा मिलाना होगा और हमें तमाम ताकतों के, चाहे वो देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, जो हिंदुस्तान के खिलाफ है उनके खिलाफ ईमानदारी से खड़ा होना होगा। जो हमारा बेवकूफ़ बनाकर हमको बंटवारा करके कमज़ोर कर रहे हैं वो हमारे दोस्त नहीं, स्पष्ट रूप से दुश्मन हो सकते हैं, इनको पहचानना होगा। दोस्तों फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। जिंदा रहे तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। कोशिश करेंगे बताने की, मैंने इस आंदोलन की साइकोलॉजी सिर्फ समझाने की आपको कोशिश की है। अगर इससे सहमत हैं तो आप सहमति ज़रूर जताएं। फिलहाल इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।